गुड मॉर्निंग। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने गति के की फैक्टर्स की चर्चा की थी, यानी गति को समझने के लिए कितनी परिभाषाओं की आवश्यकता होती है, वो गति के की फैक्टर है। इसमें हमने एक तो दूरी पढ़ा है, एक पढ़ा है विस्थापन, एक पढ़ा है चाल और इसके दो पार्ट पढ़े हैं, एक पढ़ा है वेग और इसमें भी हमने दो पार्ट पढ़े हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्वरण को, और त्वरण पढ़ के हम आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस इसमें करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक हो गया त्वरण, और इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या होता है त्वरण और इसकी क्या डेफिनेशन है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। त्वरण की डेफिनेशन है अपने पास कि वेग में परिवर्तन की दर को जो है वो त्वरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। इसके हिसाब से इसका सूत्र बनाते हैं। तो त्वरण जो है जिसका सिंबल होता है ए, क्या परिभाषा क्या सूत्र हो गया इसका? ऊपर तो अपने को चाहिए वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और नीचे दर निकालना है, इसका मतलब समय का भाग देना है। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, और इसको हम जो है वो मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के रूप में। डेल्टा वी का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन है, और डेल्टा टी का मतलब हो गया समय में परिवर्तन है, और इसका सीधा सूत्र जनरली हम वी बटा टी भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली सूत्र इसका अपने पास आ गया ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर सीधा लिखें तो वी बटा टी। ये त्वरण का सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपने को पढ़ना है कि एक सदिश राशि की दिश राशि है, तो त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए अपने को दिशा चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें है त्वरण का मात्रक। क्या चीज होता है त्वरण का मात्रक? तो इसके लिए त्वरण का सूत्र उठाते हैं। क्या है त्वरण का सूत्र? त्वरण का सूत्र है वी बटा टी, है ना। तो वेग ऊपर जो लिखा हुआ उसका मात्रक तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक ऊपर, और नीचे समय है तो समय का मात्रक सेकेंड। तो ये पूरा जो बनेगा वो बनेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट त्वरण के बारे में बेसिक जानकारी के हैं कि त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर, ये एक सदिश राशि है, इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक इसके बारे में बात इंपॉर्टेंट समझनी है। सही और गलत और छोटे मोटे कई प्रकार के क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनते हैं। तो क्या है वो चीज, देखिए ध्यान से। त्वरण क्या चीज है और करता क्या है? त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन करता है। हमने डेफिनेशन में लिखा है कि वेग में परिवर्तन जो है वो की दर जो है वो त्वरण होती है। यानी यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है किसी वस्तु के, तो उसके पास त्वरण है, और यदि किसी वस्तु के पास त्वरण है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। ये दोनों स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, है ना, कि यदि त्वरण है तो वेग में परिवर्तन होगा। अब चूंकि वेग जो है वो एक सदिश राशि है, वेग जो है वो किस प्रकार की राशि है? वेग एक सदिश राशि है, यानी इसके पास दो चीजें हैं। एक तो इसका मान है इसके पास, और एक इसकी दिशा है। तो जाहिर सी बात है कि त्वरण जो है वो इन दोनों में से किसी भी राशि को चेंज कर सकता है। त्वरण जो है वो इसके मान को भी चेंज कर सकता है और इसकी दिशा को भी चेंज कर सकता है, और दोनों को भी कर सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि त्वरण है नहीं, अपने से इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते। तो देखिए क्या इसका एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इस दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। अचानक उसको कोई धक्का देके इधर चला देता है, और इधर भी ये 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ही चल रहा है।
तो यदि हमसे पूछा जाए कि क्या इसके पास त्वरण है, तो देखने में ऐसा लगता है कि इसका वेग पहले भी 10 मीटर प्रति सेकंड था और बाद में भी 10 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो यानी त्वरण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए कि ये अपने वेग के मान को तो नहीं बदल रहा, लेकिन दिशा को बदल रहा है। तो हमने इस डायग्राम में साफ साफ ये समझाया है कि त्वरण या तो वेग के मान को बदलेगा या वेग की दिशा को बदलेगा या दोनों को बदलेगा। दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके पास त्वरण है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया? इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, इसी कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम उठाएंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि एक कोई वस्तु है अपने पास, m द्रव्यमान की वस्तु है, l लंबाई के रस्सी से बांधकर नियत वेग v से घुमाई जा रही है। तथा यह अपना एक चक्र 4 सेकेंड में पूरा करती है। वस्तु जब उच्च बिंदु से निम्न बिंदु तक आती है तो उस पर कार्यरत त्वरण क्या होगा, या सीधा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा हो रहा है तो वस्तु पर कार्यरत त्वरण क्या है, उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु ना दिए हो तो भी सीधा पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक एल लंबाई से बंधी हुई, एक एल लंबाई की रस्सी से बंधी हुई एक वस्तु है। ये इस तरह से घूम रही है और किसी समय ये यहां भी होगी। इस समय ध्यान से देखो, कल मैंने बताया था आपको कि इस समय इसका जो वेग है उसका जो मान है वो तो v है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, तो उसकी दिशा है इधर। तात्क्षणिक वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है भाई। और जब ये न्यूनतम बिंदु पे इधर से घूम के न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, तब इसके पास, चूंकि ये साफ साफ कह रहा है कि इसको नियत वेग से ही घुमाया जा रहा है, लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके वेग की दिशा होगी ये, और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसको समय कितना लगा है, पूरा चक्कर करने में इसको 4 सेकंड लगता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड का समय लगा होगा, है ना भाई। तो हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन। क्या परिभाषा है त्वरण की, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, ये त्वरण की परिभाषा है। तो देखिए वेग में परिवर्तन को सोल्व करते हैं कि कैसे वेग में परिवर्तन हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि चलो इसके वेग के मान को तो नहीं बदला जा रहा, लेकिन इसकी दिशा को बदला जा रहा है। और चूंकि दिशा को बदला जा रहा है तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा चुका हूं कि यदि वेग, मान और दिशा दोनों में से कोई एक परिवर्तित हो रहा हो तो उसके पास त्वरण होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, भले ही इसका मान यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इसके पास त्वरण है। तो त्वरण निकालना है तो हम कहेंगे कि वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा डेल्टा टी समय। अब ध्यान से देखो कि इसका अंतिम वेग कितना है, v है। अंतिम वेग हमने यहाँ लाके रख दिया कि इसका अंतिम वेग v है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, देखने में लगता है v है, लेकिन ध्यान से देखो यदि आपने इस दिशा के वेग को पॉजिटिव लिया है तो आप विपरीत दिशा के वेग को नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो वेग है वो नेगेटिव v है, तो हमने यहाँ माइनस लगाया और v इनिशियल यानी इसका प्रारंभिक वेग जो था उसकी जगह लिख दिया माइनस का v बट्टा समय कितना लगा भाई इसको 2। तो ध्यान से देख लो भाई, इसका जो त्वरण की वैल्यू आ रही है वो अपने पास आ रही है v प्लस v बट्टा 2 यानी 2v बट्टा 2, यानी इसका जो त्वरण आ रहा है वो उतना ही आ रहा है जितना इसका वेग है। मान दे देगा, जैसे मान लो वेग का मान 10 मीटर प्रति सेकंड मान लूं, तो इसका त्वरण कितना आ जाएगा, इसका त्वरण आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाया है कि यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि वेग का मान बदल ही नहीं रहा,
वेग का मान भले ही ना बदल रहा हो, लेकिन यदि दिशा बदल रही है तो वहां त्वरण है और उसकी कैलकुलेशन हमसे करवा सकता है। ये जनरल साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे त्वरण के बेसिक डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये त्वरण है। तो हमने चार बातें त्वरण के बारे में पढ़ी हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होता है। वेग में परिवर्तन का मतलब है या तो वो वेग के मान को बदलेगा या वो वेग की दिशा को बदलेगा। सूत्र होता है इसका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये एक सदिश राशि है। यहां तक की बातें हमने पढ़ ली और यहाँ आपके की फैक्टर सारे कंप्लीट हो गए, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। ठीक है। त्वरण में हम इसका जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेवल तक का हमसे जनरल साइंस में नहीं पूछा जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आज डिस्कस करते हैं गति के समीकरण, और उससे रिलेटेड हम बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, अगला अपना जो हेडिंग हो गया वो हो गया गति के समीकरण। गति के समीकरण। व्हाट इज दिस? तो इसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गति के समीकरण, किसी भी गति को समझने के लिए तीन समीकरणों का प्रतिपादन किया गया है। पहला समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण वो है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है? वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारी अपने को चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स इधर हम बनाते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि यहाँ पे ये जो v आपको दिख रहा है, ये वस्तु का अंतिम वेग है। जो भी आपको गति जिस भी अंतराल में दी जा रही है, उस अंतराल में वस्तु का अंतिम वेग v से लिखा हुआ है। u जो लिखा हुआ है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से वस्तु गति करना प्रारंभ करती है। a जो लिखा हुआ है वो है वस्तु का त्वरण, और t जो लिखा हुआ वो है समय, और s जो लिखा हुआ है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, ठीक है। ये पांच नोटेशन है। v क्या है? जिस भी अंतराल में आपको कोई गति दे रखी है, जहां भी वो गति हो रही है, जिस भी अंतराल में हो रही है, उसका अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u, t जो है वो समय है, a जो है वो त्वरण है, और s जो है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गति के समीकरण केवल नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। क्या है पॉइंट? गति के समीकरण, गति के समीकरण केवल नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए ही लागू होते हैं। भाई साहब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यदि त्वरण का मान नियत होगा तो गति के समीकरण लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। यदि गति के दौरान a बदल रहा हो, a परिवर्तित हो रहा हो, वस्तु का त्वरण बदल रहा हो, तो गति के तीनों समीकरण ही नहीं लगेंगे। केवल किसके लिए लगेंगे? गति के समीकरण केवल तभी अप्लाई होंगे जब त्वरण का मान नियत हो, है ना। त्वरण का मान नियत नहीं होता है तो उसको अपन कैलकुलस मेथड से सोल्व करते हैं, और वो हमसे यहाँ नहीं पूछे जाते। लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि गति के समीकरण केवल नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए ही लगते। और एक इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, कई बार क्या होता है कि वो त्वरण को नेगेटिव दे देता है। ए का मान क्या दे देता है? वो ऋणात्मक दे देता है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब है, देखो भाई, त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन करता है। यदि त्वरण की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब वेग के मान को बढ़ाएगी, और यदि त्वरण नेगेटिव है इसका मतलब वेग के मान को क्या करेगा? कम करेगा। दोनों बातें हैं भाई। परिवर्तन करना है तो जरूरी थोड़ी बढ़ाना ही होता है हर बार। त्वरण जो है वो वेग के मान को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है।
कब कर सकता है? यदि त्वरण पॉजिटिव है तो वेग के मान को बढ़ाएगा, और यदि त्वरण नेगेटिव है तो वेग के मान को घटाएगा। और नेगेटिव त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जब भी वो आपको क्वेश्चन में मंदन शब्द दे दे, इसका मतलब है कि जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप त्वरण के मान को नेगेटिव लेंगे अपने समीकरण में, और डायरेक्ट भी नेगेटिव दे रखा है तो सीधी सीधी बात है वो मंदन है। तो ये तीन बातें हैं। समीकरण ढंग से याद कर लेना। पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s दूरी है। और ये केवल तभी लगते हैं जब त्वरण का मान नियत होता है, और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ये गति के समीकरण हैं। गति के समीकरणों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूं। क्या है वो समीकरण? nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है वो? Sn बराबर u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये सूत्र होता है। इसके सिंबल भी वही है। u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, n वो nवा सेकेंड है। अब ये nवें सेकेंड की कहानी क्या है? मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां से चल रही है और यहाँ 5 सेकेंड में पहुंच जाती है। यहाँ 0 सेकेंड में चली थी, 1 सेकेंड बाद यहाँ पहुंची, 2 सेकेंड बाद यहाँ पहुंची, 3 सेकेंड बाद यहाँ पहुंची, 4 सेकेंड बाद यहाँ पहुंची, और 5वें सेकेंड में अपने गंतव्य तक पहुंच गई। तो केवल फर्स्ट में तय की गई दूरी कितनी है? ये फर्स्ट सेकेंड में तय की गई दूरी है। ये दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी है, केवल दूसरे सेकंड में, इसमें पीछे का शामिल नहीं है, आगे का शामिल नहीं है। केवल तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी ये है, केवल चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ये है, और केवल 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ये है। तो केवल 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी nवें सेकंड में तय की गई दूरी पूछे तो उसका सूत्र होता है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र है। इससे रिलेटेड बातें आगे हम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है वो हम एक आध एग्जाम्पल लेके गति के समीकरणों को सीखने की कोशिश करते हैं कि गति के समीकरणों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सिलेबस के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका उठाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से कोई लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन पुट कर लेते हैं अपन। कोई व्यक्ति 5 सेकेंड में अपने वेग के मान को 10 मीटर प्रति सेकेंड से 50 मीटर प्रति सेकेंड कर लेता है। त्वरण का मान क्या होगा? तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर कर लिया तो त्वरण का मान पूछा। तो इसमें देखो कौन सा समीकरण लगेगा ये आपको डिसाइड करना होता है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब इसमें देखो मैं तीनों समीकरण लिख के एक बार आपको बता देता हूं। पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि मैं इसमें तीसरा समीकरण लगाना चाहूं तो मुझे s के मान की जरूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन में मुझे s का मान नहीं दिया हुआ, ये समीकरण नहीं लगेगा। यदि मैं दूसरे समीकरण को लगाने की कोशिश करूं तो उसमें मुझे u का मान दिया हुआ है, a का मान भी मुझसे पूछा है, t का मान मुझे दिया हुआ है, लेकिन मुझे s का मान यहाँ भी नहीं दिया हुआ, तो ये समीकरण भी नहीं लगेगा। पहले समीकरण को देखो, u का मान चाहिए, दिया हुआ मुझे। प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग यानी v का मान कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना? 5। तो इसमें मुझे जितनी चीजें चाहिए सारी दी हुई है, तो इससे निकल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को गति के प्रथम समीकरण से सोल्व कर देते हैं। प्रथम समीकरण लगाया v बराबर यू प्लस ए टी, अंतिम वेग कितना है? 50, प्रारंभिक वेग कितना है? 10 प्लस ए, समय कितना है? 5। तो 5a बराबर 50 माइनस 10 यानी आ जाएगा 40, और a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 40/5 यानी 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसके पास त्वरण था, इसलिए इसका वेग जो है वो 10 से 50 हो गया। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए इसी दौरान हम ये कर लेते हैं कि
एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं इसी का। उपरोक्त प्रश्न में 5 सेकेंड में व्यक्ति द्वारा तय दूरी क्या होगी। अब यहां पे सबसे पहले देखना कि आपसे 5 सेकेंड में पूछा है, ना कि 5वें सेकेंड में। 5 सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए दूसरा समीकरण लगेगा और 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए ऊपर nवें सेकेंड का जो कौन सा Sn बराबर u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 वाला समीकरण लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 5 सेकेंड में पूछ रहा है तो हम दूसरा समीकरण इसमें लगा के सोल्व कर सकते हैं। दूसरा समीकरण क्या लगाया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वही कितनी दूरी तय करेगा, इसका प्रारंभिक वेग कितना था 10, समय कितना लगा था इसको 5 प्लस 1/2, इसका त्वरण कितना कैलकुलेट किया है हमने 8 और समय का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको काट दिया, ये बना 4। तो s बराबर यहाँ से 50 बना और यहाँ से 4 गुणा 25 100 और ये 50 150। कितनी दूरी तय करेगा, ये 150 मीटर की दूरी तय करेगा इन 5 सेकेंड में। तो इस तरीके से ये सब जो है वो आपसे गति के समीकरणों को इस तरह से सॉल्व करवाया जाता है। आपको कोई भी 3-4 डाटा में से कुछ डाटा दे देंगे, एक डाटा उसमें नहीं रहेगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाया जाता है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई सबको। तो चलिए हम गति के समीकरणों में ही आगे एक विशेष कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट के सूत्र आपको अलग से याद रखने हैं, लेकिन मैं गति के समीकरणों को उसमें शामिल करते हुए आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि इनकी प्रैक्टिस भी हो जाए और वो नई चीजें भी हम सीख पाए। तो क्या है वो, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे सभी जो है वो, आप इसके नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर करते रहें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है अभी का वो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। देखो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाता है और वो पृथ्वी की ओर आती है, और दूसरी गति हो सकती है कि पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका है और वो ऊपर की ओर जा रही है। तो ऊपर से नीचे गति और नीचे से ऊपर गति, हालांकि दोनों एक जैसी हैं, लेकिन हम इसको दो अलग अलग पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो इसका पहला पार्ट क्या हो गया, इसका पार्ट फर्स्ट हो गया ऊपर से नीचे गति। ऊपर से नीचे गति, इसी में आप सारे मंदन वगैरह और समीकरण लगाने के सारे तरीके समझ जाएंगे। तो चलिए ऊपर से नीचे गति पढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर यहां अपने पास एक वस्तु है। कितनी ऊंचाई पर है ये वस्तु, h ऊंचाई पर ये वस्तु है, और हमने इसको यहां से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। कोई वस्तु है जिसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है। अब ये जो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने का मतलब पता है क्या है, ये है कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसके पास कोई वेग नहीं था। शुरुआत में जहां से छोड़ा गया था ये एकदम 0 वेग से शुरू कर रही थी, हमने इसको वहां से फेंका नहीं है, सिर्फ एकदम फ्रीली छोड़ दिया, इसे हाथ में पकड़ा हुआ था और इस तरह से हमने उसको छोड़ दिया, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने का ये मतलब होता है, जब भी आप पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना। अब ये नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है। नीचे की तरफ कौन खींच रहा है इसको, पृथ्वी खींच रही है। और पृथ्वी कितना त्वरण लगाती है, आपको ये बात याद होगी कि पृथ्वी इसको जी त्वरण से खींचती है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और कई बार अपने इसको 10 भी लिख लेते हैं। जी क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने पाथ को सोल्व करने के लिए, तो इसमें एम द्रव्यमान की एक वस्तु थी, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पे थी, वहां से उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। कितने त्वरण से वो नीचे आ रही थी, कितने त्वरण से नीचे आ रही थी, उतने ही त्वरण से नीचे आ रही थी जितना पृथ्वी लगाती है। कितना होता है 9.8 जी त्वरण से नीचे आ रही थी। अब इसमें अपने से दो बातें पूछी जाती है। पहली चीज अपने से पूछी जाती है, पहला पार्ट इसमें से क्या पूछा जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पार्ट अपने से इसमें पूछा जाता है कि जब वो वस्तु पृथ्वी सतह पर पहुंचती है तो उसको कितना समय लगता है।
पृथ्वी सतह तक पहुंचने में लगा समय। लगा समय, पृथ्वी सतह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, एक तो ये चीज पूछी जाती है, यानी ये वस्तु जब ये यहां पहुंच जाएगी तो इसको इस दौरान कितना समय लगा होगा, हमने से ये पूछा हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास वही 3 समीकरण है। इसके लिए ध्यान से देखो, पहला समीकरण लगाऊं तो मुझे, मैं आपको समझाता जा रहा हूं, पहला समीकरण लगाऊं तो मुझे इसमें v चाहिए, अंतिम वेग चाहिए, और अंतिम वेग हमें दिया हुआ नहीं, प्रारंभिक वेग दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ है, दूरी दी हुई है। यदि ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, h दूरी तय करेगा, दूरी दी हुई है, तो हम इसको दूसरे समीकरण से सोल्व कर लेते हैं। तो सेकंड समीकरण लगाया हमने इस बात को सोल्व करने के लिए, पृथ्वी सतह तक कितना समय लगेगा इसको पहुंचने में। तो दूसरा समीकरण क्या होता है भाई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर दूसरा समीकरण होता है। ध्यान से देखते जाना, कितनी दूरी तय करेगा पृथ्वी सतह तक पहुंचने में, तो s का मान हो गया h, प्रारंभिक मान कितना है इसका u, तो ये पूरा पद 0 हो गया, 1/2 की जगह 1/2, त्वरण का मान कितना है यहाँ पे मैं g लिख लेता हूँ, और समय तो हमने से पूछा ही है टी स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू बनी, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर बनी। यहां से जब इस टी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी, ये टी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये आएगी टी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन जी, है ना, एक साइड भेज दिया मैंने, और समय कितना लगेगा, तो t बराबर √2h अपॉन जी। आपको ये सूत्र याद रखना है, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, ये 8 नहीं है जी है, थोड़ा सा मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया, 2h अपॉन जी, ये अपने पास सूत्र है, ठीक है। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो कितने समय में पहुंचती है पृथ्वी सतह पर, वो पृथ्वी सतह पर पहुंचती है 2h अपॉन जी समय में पहुंचती है, ठीक है। अब अगला इसमें पॉइंट हम समझेंगे, जो दूसरी चीज अपने से पूछी जाती है। अच्छा, एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि मैं आपको ये इसलिए सोल्व करा रहा हूं ताकि गति के समीकरणों को सोल्व कैसे करते हैं उसका एग्जांपल भी हो जाए और सूत्र भी साथ में आ जाए, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, गति के समीकरणों को किस तरह से सोल्व किया जाता है, ये भी इसका न्यूमेरिकल भी चल रहा है और ये टॉपिक भी चल रहा है। इसमें आगे अपन पढ़ते हैं कि दूसरी चीज जो अपने से पूछी जाती है कि भाई जब ये पृथ्वी सतह पर पहुंचेगी तो इसका वेग क्या होगा, पृथ्वी सतह पर पहुंचने पर वस्तु का अंतिम वेग, पर पहुंचने पर वस्तु का अंतिम वेग, ये दूसरी चीज अपने से पूछी जाती है। पहली चीज पूछी जाती है पृथ्वी सतह पर कितने समय में पहुंचेगा, और दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो पृथ्वी सतह तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई, यहां से छोड़ा जा रहा था, कितनी दूरी थी, h दूरी थी, कितना वेग था इसका, प्रारंभिक वेग 0, कितना त्वरण था इसके पास g, और ये नीचे की तरफ आ रही थी, यहां पहुंचने पर इसके पास वेग आएगा और वो निकालना है। तो इस अंतिम वेग के लिए मैं तीसरा समीकरण लगा देता हूं, तो तीसरे समीकरण के हिसाब से क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग तो मुझे निकालना ही है, तो वी स्क्वायर को जगह वी स्क्वायर छोड़ दो, प्रारंभिक वेग की वैल्यू रखी 0, प्लस 2 की जगह 2, त्वरण का मान कितना है g, और दूरी का मान कितना है, ये देखो h, कितनी दूरी तक रहेगा h, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2gh, और v बराबर कितना आएगा √2gh आएगा। तो ये दो सूत्र हो गए अपने पास, 2h अपॉन जी, अंडर रूट का 2h अपॉन जी सतह तक पहुंचने में लगा समय होगा, और कितना वेग होगा जब वो सतह तक पहुंचेगी, अंडर रूट 2h जी। अच्छा, इसको डायरेक्ट सूत्र के रूप में आप याद रखेंगे रखेंगे, इससे रिलेटेड और बातें हम आगे करेंगे। पहले हम कंडीशन सेकंड को पूछते हैं, ये दो ही चीजें यहां से पूछी जाती है। अब इसके पार्ट सेकंड को पढ़ते हैं, क्या है पार्ट सेकंड, ये ऊपर से नीचे गति थी, अब नीचे से ऊपर गति को पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर गति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले अपन मान लेते कि ये हमारे पास हमारी पृथ्वी की सतह है, यहां से एक वस्तु यहां अपने पास थी, इसको हमने ऊपर फेंका, तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रारंभिक वेग देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जाएगी नहीं। मान लेते हैं कि इस बार प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ठीक है, और ये कुछ ऊंचाई तक जाएगी और वहां जाके रुक जाएगी और उसके बाद में वापस नीचे की ओर गति करने लग जाएगी। तो हमारा यहां तक का पार्ट है, यहां तक ये पहुंचेगी। अब देखो, पृथ्वी तो किसी भी वस्तु को नीचे की ओर ही खींचती है, जी त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, लेकिन हमारी वस्तु तो ऊपर की ओर गति कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु पे जो त्वरण लग रहा है वो उसके वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है,
यानी इस स्थिति में यदि अपन समीकरण सोल्व करेंगे तो त्वरण का मान कितना लेंगे, -g लेंगे। क्यों लेंगे भाई -g? त्वरण तो पृथ्वी का त्वरण, जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है, वो तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। हमारी वस्तु उसके विपरीत गति कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों विपरीत दिशा में हो गए तो उस पर जो कार्यरत त्वरण है वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। चलिए, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना था, v। अच्छा, कोई पूछे कि इसका अंतिम वेग कितना है, तो इसमें कोई समझने की बात नहीं है। तो अंतिम वेग तो इसका हमेशा 0 ही होगा। क्यों होगा भाई, ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगी, तो ऊपर जाके कहीं कहीं रुकेगी, तो जाहिर सी बात है वहां अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने से दो चीजें पूछी जाती है कि वस्तु यहां तक कितनी ऊंचाई तय करेगी, ये ऊंचाई कितनी है। तो पहला पार्ट क्या है उसको अपन लिख लेते हैं। इसका पहली चीज अपने से पूछी जाती है क्या, वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई, द्वारा तय की गई ऊंचाई। तो ऊंचाई तय की करनी है, दूरी तय कर, दूरी निकालना है। तो यहां से अपन जो है उसमें तीसरा समीकरण काम में ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि दूसरा क्यों नहीं लिया, उसी से भी तो उसमें समय चाहिए और समय अपने पास है नहीं, है ना। यदि होता तो हम उसको भी काम में ले सकते थे। तीसरा समीकरण में जो डाटा है वो अपने पास सारे हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग कितना भैया इसका, अंतिम वेग है इसका 0। प्रारंभिक वेग कितना है इसका, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है यहाँ पे, v और u जो भी है, u दिया हुआ है ना। त्वरण का मान कितना है, -g, और s यानी ऊंचाई अपने से पूछी है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0, है ना। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सॉरी इसकी वेग की कितनी, सॉरी वेग की वैल्यू कितनी हो गई, u प्लस 2। यहाँ पे त्वरण माइनस का लगेगा तो माइनस का g, और ऊंचाई कितनी तय करनी है, s को मैं h से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, इस माइनस वाले पद को उधर ले जाते हैं तो 2gh बराबर का u स्क्वायर, और कितनी दूरी तय करेगा ये, h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका नेक्स्ट सूत्र हो गया जो आपको याद रखना है। यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है और उसका प्रारंभिक वेग v का कोई भी मान आपको दे सकता है, 10, 5 जो भी है, वो आपको दिया हुआ है, तो उसके द्वारा कितनी ऊंचाई तक वो वस्तु पहुंचेगी, इस बात का सूत्र हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाती है वो है कि ऊंचाई तक, इस बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक जहां जाके ये रुकी है, वहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। तो जो सेकंड पार्ट इसमें जो अपने से पूछा जाता है वो है उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो इसको भी देखो, समय जो है वो मैं पहले समीकरण से सोल्व कर लेता हूं, दूसरे से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले से आसान सा है, v बराबर u प्लस एटी लगाया हमने। अंतिम वेग कितना, 0। प्रारंभिक वेग कितना, u। त्वरण कितना, माइनस का g और t। तो gt को उधर ले जाओ, gt उधर चला गया, इधर बचा u। तो कितना समय लगेगा इसको अंतिम बिंदु तक पहुंचने में, u बट्टा g। ये म्यू की तरह लग रहा है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, ये u बट्टा g, ठीक है, u बट्टा जी। तो चार चीजें हो गई। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में आपको चार चीजें पूछी जा सकती है, वस्तु ऊपर से नीचे गति करे, नीचे से ऊपर गति करे, है ना। और ऊपर से नीचे गति करे में तो उसको कितना समय लगेगा पृथ्वी सतह तक पहुंचने में, और उसका वेग कितना होगा। और नीचे से ऊपर वाली गति में हमने क्या क्या पढ़ा है, वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी और उसको उस ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा। ये सब बातें हमने यहाँ पढ़ी हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने वाले बिंदु। देखो भाई, मान लीजिए हमने से एक कंडीशन दी जाती है, हमसे कंडीशन ये दी जाती है कि हमारे पास h ऊंचाई पर तीन वस्तुएं हैं, एक 1 किलो की है, एक 2 किलो की है और एक 10 किलो की है। तीनों बराबर बराबर ऊंचाई पर है, तीनों की ऊंचाइयां जो है वो पृथ्वी सतह से क्या है, बराबर है। यहां से इसको नीचे फेंका जाता है, तो प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी। तो देखो, ऊपर से नीचे जब वस्तु भेजी जाती है, फेंकी जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, तो उसको पृथ्वी सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 2h अपॉन जी। देखो, दो सबके लिए सेम है, h सबके लिए सेम है और g की वैल्यू भी सबके लिए सेम है, तो तीनों बराबर आएगी। मतलब ये वस्तुएं तीनों बराबर बराबर समय में पृथ्वी सतह तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रही इतनी बात, पृथ्वी सतह तक तीनों बराबर बराबर समय में पहुंच जाएगी।
तो ये पहला पॉइंट है कि कितनी भी भारी वस्तु हो, यदि उसको समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वे पृथ्वी सतह पर बराबर बराबर समय में ही पहुंचती है, समान समय में पहुंचती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, अब मैं काम में लूंगा nवें सेकंड द्वारा तय की गई दूरी। क्या पॉइंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा डायरेक्ट उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक फेंकी गई वस्तु द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीसरे सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5:7 एंड सो ऑन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। स्वतंत्रता पूर्वक फेंकी गई है, तो मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी सतह है, यहां एक वस्तु थी, प्रारंभिक वेग कितना था उसका स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई तो 0। कितने त्वरण से नीचे आ रही थी? जी त्वरण से नीचे आ रही थी। अब यहाँ पे पहले सेकंड में, nवें सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? तो पहले इसका सूत्र क्या होता है? nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र होता है s बराबर u प्लस a बाई 2n-1। प्रथम सेकंड का मतलब है n का मान 1 रख दो, तो प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? u का मान 0 है, a का मान g/2 और इसका मान 1 हमने रखा n का, तो ये कुछ इस तरह से बना। s1 की वैल्यू यहां से सोल्व करेंगे तो g/2 बनेगी। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी चाहिए तो n बराबर 2 लिख दो, तो s2 का मान कितना आ जाएगा? u का मान अभी भी 0 है, a का मान g/2, यहाँ पे 2 रखा तो 2 गुणा 2 माइनस 1, तो s2 कितना आया? यह आया 3g/2। और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी यदि अपने से जानना चाह रहा है तो n का मान 3 रख दो, तो s3 की वैल्यू कितनी होगी? प्रारंभिक वेग अभी भी 0 है और प्लस a का मान g/2 सेम है, मैं उसी सूत्र में लिख रहा हूँ, सिर्फ n का मान यहाँ पे बदल रहा हूँ। इस बार मैंने 3 लिख दिया तो 6 माइनस 1 ये बन जाएगा 5, तो s3 की वैल्यू कितनी आएगी? s3 की वैल्यू आएगी 5g/2। तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में एंड सो ऑन तय की गई दूरियों का अनुपात कितना हो जाएगा? देखो, पहले सेकंड में g/2, दूसरे सेकंड में 3g/2 और तीसरे सेकंड में 5g/2 और इस तरह से चलता रहेगा ये। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होता है? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट डाटा है, आप इसको भी याद रखेंगे। समझ में आई बात? ये nवें सेकंड की बात की जा रही है। पहले, सॉरी, इसमें हो सकता है भाषा में यदि आपको कंफ्यूज हो गया तो आप इस तरह से लिख लेना, पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में, है ना? पहले, केवल पहले, दूसरे मतलब केवल दूसरे, nवें सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्वतंत्रता पूर्वक फेंकी गई किसी वस्तु के द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होता है? 1:3:5। ठीक है, मैथमेटिक्स के, जनरल मैथमेटिक्स के हिसाब से वो इसका और क्वेश्चन भी बना सकता है जिसमें वो जैसे अपने को दे दे कि पहले सेकंड में तय की गई दूरी 10 मीटर है, तो बताओ दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो दूसरे, जैसे यदि पहले सेकंड में तय की गई दूरी 10 मीटर है, ये वाली 10 मीटर है, तो इसमें जाहिर सी बात है 30 होगी और इसमें जाहिर सी बात है 50 होगी। तो ये सब चीजें भी इसमें पूछी जा सकती है। इतनी बात क्लियर होगी? तो यहां तक हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? आज की क्लास में हमने त्वरण की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद में हमने गति के समीकरण पढ़े, उनको कैसे सोल्व किया जाता है ये पढ़ा है। इसके अलावा हमने गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कैसी होती है और उसका क्या अनुपात होता है। ज्यादातर केस में मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया जाता है, वो आपसे पूछा जाता है कि जैसे nवें सेकंड की बात नहीं करा, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, चलो उसको स्टेटमेंट में लिख के समझा ही देता हूं आपको क्या है। क्वेश्चन अपने पास है, स्वतंत्रता पूर्वक
छोड़ी गई वस्तु द्वारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। अब देखो भाई, देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, यानी nवें सेकंड की बात हो रही थी। और यहाँ 1 सेकंड मतलब शुरुआत से लेकर 1 सेकंड कंप्लीट होता वहां तक की कुल दूरी। 2 सेकंड मतलब शुरुआत से लेकर 2 सेकंड जहां तक कंप्लीट होता है वहां तक की कुल दूरी। 3 सेकंड मतलब शुरुआत से लेकर 3 सेकंड जहां तक कंप्लीट होता है वहां तक की कुल दूरी। ये nवें सेकंड नहीं है, तय की गई दूरियों का सूत्र है। तो तय की गई दूरियों का सूत्र कैसे निकलता है, दोबारा से उस बात को लिखते हैं। ये वस्तु यहाँ थी, प्रारंभिक वेग कितना था 0, नीचे आ रही थी, त्वरण कितना था g के बराबर। और पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करे, पहले सेकंड में सॉरी नहीं, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो तय की गई दूरी का सूत्र लगेगा, समीकरण नंबर 2 लगेगा गति का। क्या होता है वो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग कितना 0 प्लस हाफ g का मान कितना g और 1 का मान स्क्वायर। तो ये कितना आया भाई, मेरे हिसाब से ये आया g/2। 2 सेकंड में तय की दूरी पूछे तो s2 आपसे पूछी गई है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर दोबारा लगा दो, है ना। तो s2 बराबर, ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि u का मान 0 है, 1/2, यहाँ पे a का मान g के बराबर। और कितने सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, तो 4 आएगा। तो ये s2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से 4g/2, तो मेरे हिसाब से ये 2g आ रही है ना। 2 सेकंड में तय की दूरी हो गई। 3 सेकंड में तय की दूरी का मान कितना होगा, उसी तरह से 3 सेकंड में तय की दूरियों का मान निकाल लेते हैं। s3 बराबर, सूत्र वही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 3 सेकंड में तय की दूरी मेरे हिसाब से यहाँ से s3 बराबर ये वैल्यू 0 प्लस 1/2 g, और ये 3 का स्क्वायर यहाँ आएगा, तो ये 9g/2 हो जाएगा। इन सब का अनुपात निकालें। 1 सेकंड में तय की दूरी, 2 सेकंड में तय की दूरी, 3 सेकंड में तय की दूरी का अनुपात निकाले तो कितना आएगा, ये पहला g/2 है, दूसरा कितना है, शायद 2g है, और तीसरा कितना है 9g/2 है। कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पहला वाला ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 सेकेंड में, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4/2 2g, और इसमें 3 का स्क्वायर है तो ये 9। अब इसमें यह देखो, पहले तो इसको g से मल्टीप्लाई कर दो, तो g से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा g अनुपात 4g अनुपात 9g। तो इस तरह से ये 1/4/9 एंड सो ऑन, इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में पूछा हुआ है, या पहले, दूसरे, तीसरे nवें सेकेंड का स्टेटमेंट है, या nवें सेकेंड का स्टेटमेंट नहीं है। इस तरह से आप इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी सबको। तो ये दो स्टेटमेंट, और ये इसलिए कंफ्यूज कर देते हैं कि ये देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम गति के और चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वृत्ताकार गति है, उनके बारे में भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो गति से संबंधित ग्राफ का रहता है। तो गति से संबंधित ग्राफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही इसको डिस्कस करेंगे।